Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parik, and I am present today with a very thought provoking, philosophical, yet controversial English poet who was considered to be an informal poet laureate. Informal poet laureate का मतलब क्या होता है कि he was so famous that though he was not given the post of poet laureate का मतलब होता है राजकवि इंग्लैंड का, but then equally he was considered to be that much importance. 20th century has seen, I should use had seen because we are in 21st century now. So in the last century, uh, from 1901 till now in 2021, if we see the trend of poetry in England, we see that in the first 3 decades, that is the first decade, second decade, and the third decade, there were very different kinds of poetry were written, which was influenced by the symbolism which was present in the last century. क्या है कि इंग्लैंड में मॉडर्निज्म की जो पोएम्स हैं, जैसे फ्री वर्स में लिखना, कोई भी बात है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना, मेटाफर्स बहुत ज्यादा यूज करना, and the simplicity of language. Okay, these things were going on. But then the World War came, First World War, then Second World War, and in between there were writers who were writing in a very sentimental way. जैसे डिलन थॉमस का नाम आता है, DYLAN THOMAS. Dylan Thomas, because you are taking this lecture from a person who daily teach post graduation and graduation students, and I keep teaching many students for net also in different batches, online offline. तो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक पूरा मैप होता है कि कब कौन सी पोइट्री आई, कौन सा पोएट आया, उनका क्या ट्रेंड था, किसने किसके खिलाफ लिखा, किसने किस ट्रेंड को चैलेंज किया. तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में 50s और 60s के बीच में, वर्ल्ड वॉर के बाद, 60s बोलना चाहिए मुझे, टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए. ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में वो जो डिस्ट्रक्शन था उसको पैचअप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, ऑब्वियसली यू विल अल्टीमेटली बर्डन द पॉकेट्स ऑफ अ कॉमन मैन. तो जब टैक्सेस बहुत बढ़ गए और देन लैंग्वेज बहुत सिंप्लीफाई हो गई, और एन ऑर्डिनरी पर्सन फेल्ट दैट ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन. इस टाइप की पोइट्री लिखने के लिए एक न्यू लाइंस करके एक एंथोलॉजी छपी थी, और उससे हमें एक नई पोइट्री देखने को मिलती है 60s में, 70s में. उसका नाम है मूवमेंट पोइट्री, द मूवमेंट पोइट्री. और उनके सबसे बड़े जो राइटर है वो हैं आपके फिलिप लार्किन. अब फिलिप लार्किन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं, मोस्टली फाइनल ईयर में पढ़ाए जाते हैं. उनकी कुछ पोएम्स बहुत फेमस है, जैसे चर्च गोइंग है, विट्सन वेडिंग है, जैसे उनकी एक पोएम एट ग्रास फेमस है, टोड्स फेमस है, टोड्स रिविजिटेड फेमस है, कमिंग गोइंग. और उनकी कुछ एंथोलॉजीज बहुत फेमस हैं, जैसे द लेस डिसीव्ड, एक एंथोलॉजी का, द नॉर्थ शिप. ये कुछ कलेक्शंस के नाम हैं जो हमारे टिप्स पर रहते हैं जब हम नेट का एग्जाम देते हैं, क्योंकि मैंने आपको मालूम है 15 टाइम नेट क्वालिफाई हूं मैं, और 3 टाइम जीआरएफ. तो ये सब करने के लिए मुझे टिप्स पर लाना पड़ा. स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त मुझे चीजों को काफी हद तक फिलोसॉफिकल तरीके से भी पढ़ना पड़ा, प्लस उसको क्रैम अप भी करना पड़ा, बिकॉज यू नो द नेचर ऑफ दिस एग्जाम इज क्वाइट फैक्चुअल ऑल्सो. तो अब आप लोगों को मैं ये पोएम पढ़ाऊंगा, आप इसको समझेंगे कि इस पोएम में क्या बात है. सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इसकी सिंप्लिसिटी के पीछे की जो फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है. ठीक है, अब मैं इसको शेयर कर रहा हूं आपके साथ. देखिए, चलिए, पोएम का नाम है एट ग्रास. आपको पोएम अच्छी तरह से दिख जाए फोन के अंदर भी, सो मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर रहा हूं. अच्छा, ये एक ऐसी पोएम है, जो भी स्टूडेंट इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेगा वो लिखेगा, दीज फिलोसॉफिकली सिंप्लीफाइड expressions have been extracted from the famous movement poet Philip Larkin, who carved, CARVD, a special niche for himself in the second post World War world in England. And he tried to write in a very simplified language by
attacking on, satiring on the politics of England and the capitalism and materialism of England. इतना सब भी आप लिख करके देन एक्सप्लेनेशन लिख करके इसको सिंप्लीफाइड इंग्लिश में लिख देंगे एंड देन क्रिटिकल कमेंट लिखेंगे. क्रिटिकल कमेंट में हमेशा राइम स्कीम, मेटाफर, थोड़ा सा मूवमेंट पोएट्री के 4 सेंटेंस आप लोग रट लेना, उसको लिख देना. ऐसे करके आपका रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ये अगर बीए का स्टूडेंट होता तो मैं उसको बाकायदा लिख करके देता, बट बिकॉज यू आर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स तो मैं आपको जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे. अच्छा, आप अंदाजा लगाइए कि रेस कोर्स में जो घोड़े घोड़े दौड़ते हैं उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना. उनके ऊपर पैसे दांव पे लगाए जाते हैं. तो राइटर ने ही हैज टेकन अ वेरी ब्यूटीफुल थीम. उन्होंने एक बार शायद एक मूवी देखी थी, वो खुद तो उन्होंने डिस्कस किया था कि वो खुद किसी भी रेस कोर्स के मैदान में रेस कोर्स के घोड़े की दौड़ देखने के लिए नहीं गए थे, बट एक फिल्म आई थी एक पुराने फेमस घोड़े के ऊपर के उसके लास्ट डेज कैसे बीते, विच वॉज अ वेरी हिट. उसका आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. देखिए, अंदाजा लगाइए, बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर आपके बगल में रहता है, जो अपने जमाने में 30-40 साल पहले ही वॉज वेरी फेमस. उसके घर के बाहर कारों का तांता लगा रहता था, उसको जगह जगह इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया जाता, सारे मोहल्ले वाले उसको हाथ जोड़ते, शहर तक में उसको लोग जानते, अखबारों में नाम छपता. बट वंस ही गॉट रिटायर्ड, और मेरी वाइफ कल बता रही थी कि वो जिस स्कूल में पढ़ाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल है वो, केंद्रीय विद्यालय, तो एक पुराना जो प्रिंसिपल था, अभी जस्ट कुछ महीने पहले उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ है, उनको शायद दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया था उनका. वो किसी काम से स्कूल में आए हुए थे एंड वो सारे टीचर जो हर वक्त हाथ जोड़ के खड़े रहते थे उनके सामने, उनको देख भी रहे हैं लेकिन नोबडी वेंट देयर एंड ग्रीटेड हिम. इसका मतलब है पावर, प्लेस, आपका जो टाइम है जब वो होता है तब आपको दुनिया बहुत पूछती है और उसके बाद आपको कुछ नहीं पूछती है. लेकिन बुढ़ापा तो है ही, रिटायरमेंट तो एक फैक्ट है लाइफ का. वी शुड टेक इट एज इट इज. ओके, उस थीम पर ये कविता है. द आई कैन हार्डली पिक देम आउट. सीधा देम यूज किया है, देम उन घोड़ों के लिए. कभी कह रहा है कि अब उनको आंख आराम से देख, मतलब हार्डली पिक आउट का मतलब है मुश्किल से पहचान पा रही है कि वो कौन सा घोड़ा है. फ्रॉम द कोल्ड शेड दे शेल्टर इन. कहीं पर एक शेड बना रखा है, उसमें ठंडी ठंडी छाया में वो आराम कर रहे हैं. टिल विंड डिस्ट्रेसेस टेल एंड मेन. मेन का मतलब होता है घोड़े के गर्दन के बाल. बीच बीच में हवा चलती है और उनके गर्दन के और पूंछ के बाल जब उड़ते हैं, डिस्ट्रेसेस का मतलब है डिस्ट्रेस, डिस्टर्ब कर देते हैं उनको, तब हमें दूर से पता चलता है कि अच्छा वहां घोड़े खड़े हैं. देन वन क्रॉप्स ग्रास, एक घास चल रहा है, एंड मूव्स अबाउट, यूं ही घूम रहा है इधर उधर उस मैदान में. द अदर, और दूसरा वाला, सीमिंग टू लुक ऑन, ऐसे खड़ा है, शून्य में ताक रहा है, विदाउट एनी पर्पस, लुकिंग समवेयर. एंड स्टैंड्स एनोनिमस अगेन. कितनी फेमस लाइन है ये. फिर से एनोनिमस हो गया वो, आप उसको कोई नहीं जानता, फिर से अज्ञात. पहले बहुत नाम था उसका. देन येट, कहता है इतने में ही, अभी कुछ ही समय पहले, 15 years ago, अभी 15 साल पहले ही, perhaps 2 dozen distances sufficed. 2 दर्जन फीट की दूरी, फरलांग की दूरी, मीटर की दूरी काफी थी. सफाइस्ड मतलब सफिशिएंट थी. टू फेबल देम. फेबल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करना. उनको उनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था, बिकॉज दे वर फेमस. फेंट आफ्टरनून्स ऑफ कप्स एंड स्टेक्स एंड हैंडीकैप्स. ये उन कंपनियों के नाम या उन घोड़ों के नाम जो उनके ऊपर रखे जाते थे. कहता है वेयर बाय देयर नेम्स वर आर्टिफिस्ड. इन जगहों पर उनके फेंट आफ्टरनून क्यों कहा है? क्योंकि इंग्लैंड में एक तो आफ्टरनून में भी बहुत तेज गर्मी नहीं पड़ती है अगर गर्मियों का सीजन नहीं हो तो. और जब अमीर लोग, एक सटायर भी है कि अमीर जिन लोगों पे पैसा लगाते हैं, जुआ होता है, वो गैम्बलिंग होती है, और फिर जिन पे लगाया जाता है उनको कोई नहीं पूछता. ये बहुत फेमस एक स्टाइल है लिखने का. जैसे जिन खिलाड़ियों को हम बहुत पसंद करते हैं, बहुत जी जान लगा देते हैं, दो दो कंट्रीज के लोग लड़ने को तैयार है उनके लिए, लेकिन उन खिलाड़ियों के साथ लाइफ में कुछ होता है तो एक सेकंड में के लिए भी हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते. इसका मतलब हाउ सेल्फिश कॉमन पीपल आर, हाउ सेल्फिश द पीपल आर, हु अर्नड मनी इन देयर नेम. ठीक है, कहता है कि वेयर बाय देयर नेम्स वर आर्टिफिस्ट. आर्टिफिस्ट मतलब लिखे हुए थे. टू इनले फेडेड, दूर कहीं वो फेड हो गए हैं. क्लासिक जून्स, उन क्लासिक जून्स में जब ये गेम हुआ करते थे घुड़दौड़ के. सिल्क्स एट द स्टार्ट, अगेंस्ट द स्काई, दूर दूर तक सिल्क पहने हुए लोग नजर आते थे. अगेंस्ट द स्काई, दूर दूर तक, अगेंस्ट द स्काई मतलब जहां तक नजर जाए. नंबर्स एंड पैरासोल्स,
लोगों के हाथ में प्लैकार्ड होते थे, नंबर, भाई 5 नंबर के घोड़े पर पैसा लगाया उन्होंने कि 10 नंबर के, ऐसे। इमेजिन करो किसी फ़िल्म में देखा हो। पैरासोल्स का मतलब औरतें जिन्होंने छाते ले रखे हैं, अम्ब्रेलास को पैरासोल्स बोलते हैं। आउटसाइड स्क्वाड्रन्स, और बाहर उस रेस कोर्स के मैदान के बाहर स्क्वाड्रन्स ऑफ एम्प्टी कार्स, ढेरों खाली कारें। एंड हीट, कारें दिखाने का मतलब है अमीर वर्ग उस ज़माने में, बिकॉज़ ये 60s 70s में लिखी गई है कविता। उस वक़्त कॉमन मैन के पास कार नहीं होती थी, वहाँ भी और यहाँ भी। हीट, गर्मी पड़ रही है, लिटर्ड ग्रास, चारों तरफ घास फैली हुई है। देन द लॉन्ग क्राई, फिर अचानक एक आदमी जोर से चिल्लाता, किसी घोड़े का नाम लेता, हैंगिंग अनहश्ड, और वो आवाज बिना चुप हुए लटकती रहती। समझ रहे हो ना, जोर से किसी ने आवाज लगाई। टिल इट सबसाइड, तब तक लटकती रहती जब तक कि आवाज गायब नहीं हो जाती। सबसाइड मतलब कम हो जाना। टू स्टॉप प्रेस कॉलम्स, भाई घोड़े दौड़ रहे हैं और लोग जोर से चिल्ला रहे हैं, और जहां पे स्टॉप प्रेस कॉलम का मतलब है जहां पे घोड़े को रुकना है, ऑन द स्ट्रीट, वहां तक लोगों की भीड़, कारें, अम्ब्रेलाज, सिल्क पहने लोग लोग दिखाए हैं। सीन क्रिएट किया है, इमेजरी क्रिएट की राइटर ने। डू मेमोरीज प्लेग देयर ईयर्स लाइक फ्लाइज, ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए, और आपको इनको कोट करने के लिए रट लेना चाहिए। 2 बार आप इसको लिख लीजिएगा। क्या मेमोरीज उनको परेशान करती है? प्लेग हियर हैज बीन यूज्ड एज अ वर्ब। अब ये लैंग्वेज देखिए, कभी इससे पहले इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा करते थे। डू मेमोरीज, अच्छा, कोई सिंबोलिज्म नहीं है, कोई ज्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है। हम देख रहे हैं कि फ्री वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में जो कविता लिखी है, बट फिलोसॉफिकल, लाइक अ कॉमन मैन, and trying to make us feel like we are also common. And ultimately an old age will come, our old age will come, and old age is as uh, necessary as, you know, our heydays, our prime time of life. कहता है कि क्या उनको मेमोरीज ऐसे परेशान करती है जैसे मक्खियां उनके कानों को परेशान करती है। एक तरह का मेटाफर यूज किया है। दे शेक देयर हेड्स, वो अपना सिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं मक्खी तंग करने पर। डस्क ब्रिम्स द शेड, है ना? और शाम हो गई है, डस्क का मतलब होता है संध्या। ब्रिम्स द शैडोज, दूर दूर तक छाया आ गई है। समर बाय समर, और गर्मियां दर गर्मियां, ऑल स्टोल अवे, निकल जाती हैं, निकल गई, पास्ट टेंस यूज किया है। स्टोल अवे मतलब चुपके से निकल गई, पता ही नहीं चला। द स्टार्टिंग गेट, पहले के जमाने में तो जब ये स्टार्टिंग गेट पर खड़े होते थे तो भीड़ देखकर इनको चिल्लाती थी, क्राइज, बट ऑल बट द अनमोलेस्टिंग मीडोज। लेकिन अब क्या है, कंट्रास्ट देखिए, इसको कायरस क्यूरो की टेक्निक बोलते हैं। CHIAR, कायरोस क्यूरो, ROSCURO, कायरस क्यूरो, शेडिंग की टेक्निक। पास्ट प्रेजेंट, यू नो, पास्ट प्रेजेंट दिखाया, शेड एंड डार्कनेस, लाइट एंड डार्कनेस से दिखाया। स्टार्टिंग गेट पे क्राउड चिल्लाती थी, और अब केवल उनको अनमोलेस्टिंग विडोज, अब ना परेशान करने वाली ये घास के मैदान है बस इनके पास, जो अब इनको बिल्कुल परेशान नहीं करते। इसका एक मतलब है राइटर की सिंपथी इनके साथ, के पहले लोग इनको परेशान करते थे। घोड़े तो तब भी नहीं चाहते थे कि उनको दौड़ाया जाए, उनको क्या मालूम। इट मीन्स दे वर जस्ट लाइक, यू नो, pawns, PAWNS, pawns in the hands of those people who used to gamble in their name. अल्मेनेक, कहता है इनके नामों को, एल्मेनेक का मतलब होता है एक डायरी टाइप की किताब जिसमें इन घोड़ों के नाम लिखे दिए गए थे। वैसे पंचांग बोलते हैं एल्मेनेक को, अगर आप डिक्शनरी खोलोगे हिंदी में, बट यहाँ पे मीनिंग कुछ और निकल रहा है कि उनकी हिस्ट्री की बुक जो होती है, भाई इस रेस कोर्स मैदान में ये घोड़े बड़े फेमस थे, कहते हैं वहां उनके नाम लिख दिए गए थे। देयर नेम्स लिव, आज नाम जीते हैं, और ये, इनके बारे में राइटर कुछ नहीं कह रहा, कहता है दे हैव स्लिप्ड देयर नेम्स, उनको तो अब उनके नाम भी याद नहीं है। एंड स्टैंड एट ईज, ये बड़े आराम से खड़े हैं, और गैलप फॉर व्हाट मस्ट बी जॉय, कुलाचे भर रहे हैं, गैलप कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, शायद यही इनके लिए जॉय है। एंड नॉट अ फील्ड ग्लास सीज देम होम, अब कोई दूर से दूरबीन इनको घर तक आते हुए नहीं देख रही है। घर तक आने का मतलब है रेस में, कोर्स के मैदान से, मतलब नाउ पीपल आर नॉट क्रेजी टू नोटिस देम। देखिए, आप इस पे क्रिटिकल कमेंट लिखेंगे जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं। अगर आपको ये पोएम मैं दे रहा हूं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को, अगर मैं नेट वालों को दे रहा हूं, तो बस आपको इसको ध्यान से सुन लेना है कि इसकी कोई भी लाइन एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिलोसॉफी क्या है यहाँ पे? दैट लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। लाइफ and success and fame, these are nothing unless you are making difference in the lives of people. Otherwise you are just, you know, leading your life, and that means you are wasting it. Have you been living your life the way it should be lived, in a very cool and sequestered and in a very
simple way, then it means you are using it of the fullest. और क्यूरियस स्टॉप वॉच प्रोफेसीज, स्टॉप वॉच होती है ना, जब घोड़े, भाई इतने समय पर वो घोड़ा आके रुका, और कई लोग वहां पे भविष्यवाणी करते हैं, ये जीतेगा, जो दाव लगाते हैं पैसे का, कहता है ये सब नहीं है वहां पे अब। ओनली द ग्रूम्स, ग्रूम्स का मतलब है इन घोड़ों की साफ सफाई करने वाला जो आता है, एंड द ग्रूम्स बॉय, दूसरा मतलब ग्रूम्स का मतलब वो झाड़ू टाइप का जिससे साफ करते हैं वो ब्रश, और ग्रूम्स बॉय है विद ब्राइडल्स इन द इवनिंग कम, वो इनको शाम को अस्तबल में स्टेबल्स में बांधने के लिए उनकी ब्राइडल मतलब लगाम लेकर के आ जाते हैं, और इसके अलावा इनकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं है। सो दिस वाज अ पोएम, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है, फ्री वर्स में कविता लिखी गई है। और नाम क्या है कविता का? कविता का नाम है एट ग्रास। एट ग्रास का मतलब है दैट इज द अल्टीमेट नीड of these horses, and what is our need when our prime time will be over? We would be not remembered by any name, any designation, any title. A day will come in our life when we will be at home, won't be able to talk properly, won't be able to digest our food properly, won't be able to remember things properly, won't be able to articulate and speak things properly. Then how many people will come to meet us? Then remember that life and be away from such humdrums, such flimsy, such artificial and surface level life, which we consider this luster, this shine, this rat's matters, this paparazzi's life. All these things are nothing but diverting your attention from the real aim of your life. There is no reference of God, there is no reference of spirituality. The writer is simply saying that you are a common man, and there is no need to run after fame and certain things, because your last day has been shown metaphorically, by equating your life with horse. Sometimes I wonder, like, why the writer has taken only horses, why not pigs, why not the other animals? Because you can understand, horse stands for mechanical horsepower, energy, and youth. Okay, so I think the writer wants to communicate so many things, and by taking the example of horses, he has said that all these things come to an end. There comes a circle and it gets complete. And if we realize that, we would be able to live our life to the fullest. Thank you very much.